डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं केंद्रीय बजट 2026-27 के विजन की, जिसे विकसित भारत का रास्ता बताया जा रहा है। सरकार ने अपना पूरा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ चुने हुए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पर लगाया है। तो आज हमारी चर्चा का बड़ा सवाल ये है, क्या ये फोकस्ड अप्रोच, मतलब स्टील, सीमेंट और सेमीकंडक्टर पर यह भारी भरकम दाव ही भारत को एक विकसित देश बनाने का सबसे मजबूत रास्ता है, या फिर इस चक्कर में हम अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी हमारे सर्विस सेक्टर और हमारे लोगों के हुनर को कहीं नजरअंदाज तो नहीं कर रहे? मैं ये मानता हूं कि मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर यह फोकस एक मजबूत आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी और एक दूर की सोच वाली नींव है। और मेरा मानना है कि ये सोच खतरनाक रूप से एक तरफा है। हम अपनी उस ताकत को कम आंक रहे हैं जिसने पिछले 30 सालों से भारत की ग्रोथ को संभाला है, और वो है हमारा सर्विस सेक्टर। ये बजट उस चलते हुए इंजन में और तेल डालने के बजाय एक नई, महंगी और सच कहूं तो एक अनिश्चित मशीन पर अपना सारा दांव लगा रहा है। देखिए, मैं इसे एक दांव की तरह नहीं देखता। मैं इसे एक सोची समझी, एक कैलकुलेटेड आर्थिक रणनीति के तौर पर देखता हूं। जब सरकार पूंजीगत व्यय, जिसे हम कैपेक्स भी कहते हैं, पर 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान करती है, तो ये सिर्फ सड़कें और बंदरगाह बनाने का खर्च नहीं है। ये भविष्य के लिए एक निवेश है। इसे ऐसे समझिए कि सरकार अर्थव्यवस्था के एक सूखी खेत में नहर खोद रही है। जब यह नहर बनेगी तो पानी सिर्फ उसमें नहीं बहेगा, बल्कि वो रिस कर आसपास की पूरी जमीन को उपजाऊ बना देगा। लॉजिस्टिक्स की लागत घटेगी, फैक्ट्रियों तक माल पहुंचाना आसान होगा, और इससे जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो अपने आप खिंचा चला आएगा। और जब हम बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे 7 खास सेक्टर्स पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो हम सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं कर रहे हैं, हम भविष्य के उद्योगों में लीड इन इंडिया की तैयारी कर रहे हैं। ये एक मजबूत औद्योगिक बुनियाद बनाने का सबसे व्यावहारिक तरीका है। मैं मानती हूँ कि बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि आप बुनियाद किस चीज़ की बना रहे हैं। भारत की आर्थिक कहानी, उसकी सफलता की कहानी, उसके सर्विस सेक्टर ने लिखी है, जो हमारी जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा है। और इस बजट में उस सेक्टर के लिए क्या है? एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का वादा। मतलब एक तरफ आप मैन्युफैक्चरिंग पर लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ सर्विस सेक्टर के लिए एक और कमेटी। ये तो साफ कहूं तो मजाक जैसा लगता है। बजट का दावा है कि ये युवा शक्ति से चलेगा, लेकिन इसका सारा ध्यान पारंपरिक कैपिटल इंटेंसिव क्षेत्रों पर है। ये उन नौजवानों की उम्मीदों को कैसे पूरा करेगा जो आईटी, गेमिंग, डिजाइन और नॉलेज इकोनॉमी में अपना भविष्य देखते हैं। हम अपने लोगों के हुनर और शिक्षा में बड़े पैमाने पर निवेश किए बिना विकसित भारत नहीं बन सकते, और ये बजट इस मोर्चे पर कुछ छोटी-मोटी स्किलिंग योजनाओं से आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखता। आपकी चिंता जायज है, लेकिन आप उस नहर के असर को, उसके इम्पैक्ट को कम आंक रहे हैं। ये जो 12.2 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय है, इसका एक गुणक प्रभाव होता है, मतलब मल्टीप्लायर इफेक्ट। जब नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनेंगे और 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग खुलेंगे, तो लॉजिस्टिक्स की लागत नाटकीय रूप से कम हो जाएगी। आप सोचिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 5 के बनने से उड़ीसा के जो खनिज हैं वो सीधे पारादीप और धामरा के बंदरगाहों तक कितनी आसानी से पहुंचेंगे। इससे हर उद्योग, चाहे वो स्टील का हो या सॉफ्टवेयर का, ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेगा। आपने भविष्य की एक बहुत अच्छी तस्वीर खींची है, नई सड़कें, नई बंदरगाह। लेकिन उस भविष्य तक पहुंचने के लिए हमें आज की हकीकत से गुजरना होगा, और आज की सबसे बड़ी हकीकत है बेरोजगारी। ये नहर तो ठीक है, पर जब तक इसका पानी खेत तक पहुंचेगा, कहीं किसान प्यासा ही न मर जाए। इन बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को पूरा होने में सालों लगते हैं। आज जो नौजवान नौकरी ढूंढ रहा है, उसे आप क्या जवाब देंगे? लेकिन ये प्रोजेक्ट्स आज ही नौकरियां पैदा कर रहे हैं। सड़कें बनाने में, पोर्ट बनाने में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। और सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाने की बात की है, वो इसीलिए है ताकि निजी कंपनियां बिना डरे बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएं। जब प्राइवेट सेक्टर का पैसा आएगा तो नौकरियां और भी तेजी से बनेंगी। ये सिर्फ सरकारी खर्च नहीं है, ये पूरी अर्थव्यवस्था को चालू करने वाला एक इंजन है। बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये असल में निजी कंपनियों के मुनाफे की गारंटी और उनके जोखिम को टैक्स देने वाले आम आदमी पर डालने का एक तरीका नहीं है? इसका असल फायदा किसे मिलेगा? क्या इसकी कोई गारंटी है? दूसरी तरफ आप देखिए, पर्यटन, आईटी, शिक्षा, ये ऐसे सर्विस सेक्टर हैं जो बहुत कम निवेश से और बहुत तेजी से नौकरियां पैदा कर सकते हैं।
बजट में पर्यटन के लिए कुछ योजनाएं हैं, जैसे कुछ खास जगहों पर 10,000 गाइडों को ट्रेनिंग देना, लेकिन ये उस विशाल बेरोजगारी की समस्या के सामने ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है, जो आज देश के सामने खड़ी है। मैं मानता हूं कि संतुलन जरूरी है, लेकिन हमें अपनी प्राथमिकताओं को भी समझना होगा। और यहीं पर सरकार की चैंपियन बनाने की रणनीति काम आती है। हर जगह थोड़ा थोड़ा पैसा छिड़कने के बजाय उन सेक्टर्स पर ध्यान केंद्रित किया जाए जहां हम दुनिया में लीडर बन सकते हैं। बायोफार्मा शक्ति के लिए 10,000 करोड़, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के लिए मौजूदा योजना का बजट लगभग दोगुना करके 40,000 करोड़ करना ये मामूली रकम नहीं है। ये दिखाता है कि सरकार इस सेक्टर पर कितना बड़ा दांव लगा रही है। और सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का लक्ष्य भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन का एक अहम हिस्सा बनाना है। यहीं पर मुझे आपकी बात से असहमति है। पहले तो ये ग्लोबल वैल्यू चेन का मतलब समझना ज़रूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई एक प्रोडक्ट, मान लीजिए एक आईफोन, दुनिया के अलग अलग देशों में बनता है। कहीं उसकी चिप बनती है, कहीं स्क्रीन, और कहीं उसे जोड़ा जाता है। सरकार का लक्ष्य इस चेन का एक मजबूत हिस्सा बनना है, ये ठीक है, लेकिन सरकार द्वारा विजेताओं को चुनना ये हमेशा एक कामयाब रणनीति नहीं रही है। सरकारें ये अनुमान लगाने में अक्सर नाकाम रहती हैं कि भविष्य में कौन सा उद्योग सफल होगा। लेकिन आज के जियोपॉलिटिकल माहौल में क्या हमारे पास कोई और विकल्प है? जब पूरी दुनिया सप्लाई चेन को चीन से बाहर शिफ्ट कर रही है, तो क्या भारत को यह मौका नहीं पकड़ना चाहिए? आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ चीजें बनाना नहीं है, इसका मतलब आर्थिक संप्रभुता भी है। अगर हम जरूरी चीजों जैसे कि दवाओं के कच्चे माल या सेमीकंडक्टर्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहेंगे, तो हम कभी भी सही मायनों में विकसित नहीं हो पाएंगे। ये एक रणनीतिक जरूरत है। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन रणनीति का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम अपनी आंखों के सामने मौजूद अवसरों को अनदेखा कर दें। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स यानी एवीजी सेक्टर को ही ले लीजिए। बजट खुद मानता है कि 2030 तक इस सेक्टर को 20 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। ये एक बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन इसके लिए मदद क्या है? कुछ 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में लैब बनाना। मैं पिछले महीने बैंगलोर की एक छोटी गेमिंग कंपनी से मिली थी। उनके पास दुनिया को टक्कर देने वाला टैलेंट है, लेकिन उन्हें सरकारी मदद के नाम पर सिर्फ जटिल कागजी कार्रवाई मिलती है। उनके लिए 500 कॉलेजों में लैब बनाने का ऐलान एक मजाक जैसा है। एक बेहतर तरीका ये होता कि सरकार एक ऐसा कारोबारी माहौल बनाए जहां कई सेक्टर खुद ब खुद पनप सकें, ना कि सिर्फ कुछ चुने हुए चैंपियंस। लेकिन ये दोनों बातें एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं। एक मजबूत कारोबारी माहौल बनाना और साथ ही कुछ रणनीतिक क्षेत्रों को बढ़ावा देना, ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं। और जब आप मानव पूंजी की बात करती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बजट इसे अनदेखा कर रहा है। वो बस इसे एक अलग, ज्यादा लक्षित तरीके से देख रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को जोड़ना और 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग देना, ये जमीनी स्तर पर हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को सीधे मजबूत करता है। ये बड़ी बड़ी घोषणाओं से बेहतर है। मैं इसे अलग तरह से देखती हूँ। आपकी ये पहले एक जख्म पर बैंडेड लगाने जैसी हैं, जबकि ज़रूरत एक बड़ी सर्जरी की है। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स और केयर गिवर्स ज़रूरी हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या इससे वो उच्च स्तरीय कौशल तैयार हो रहा है जो एक नॉलेज इकोनॉमी के लिए चाहिए? क्या हमारे डॉक्टर और वैज्ञानिक दुनिया में बेस्ट बन रहे हैं? आप 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की बात कर रहे हैं, जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन देश भर में जो हजारों कॉलेज और यूनिवर्सिटी पहले से मौजूद हैं, उनकी क्वालिटी सुधारने के लिए क्या किया जा रहा है? हमारे ज़्यादातर ग्रेजुएट नौकरी के लायक क्यों नहीं हैं? इस फंडामेंटल सवाल का जवाब ये बजट नहीं देता। आप एक बहुत बड़ी प्रणालीगत, एक सिस्टमिक समस्या की बात कर रहे हैं, जिसे एक बजट में हल नहीं किया जा सकता। बजट जो कर सकता है वो कर रहा है, ठोस कदम उठा रहा है। हर जिले में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाना उच्च शिक्षा तक उनकी पहुंच को आसान बनाएगा। ये ठोस कदम है, सिर्फ हवाई बातें नहीं। ये हमारी युवा पीढ़ी को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में जाए या सर्विस सेक्टर में। और आपको ये भी मानना पड़ेगा कि एक मजबूत औद्योगिक आधार के बिना सर्विस सेक्टर भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। एक सॉफ्टवेयर कंपनी को भी 24 घंटे बिजली चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल चाहिए और अपने कर्मचारियों के लिए अच्छी सड़कें और ट्रांसपोर्ट चाहिए। ये बजट ठीक यही नींव रख रहा है।
मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही कि इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। मेरा पूरा तर्क संतुलन का है। सवाल ये है कि क्या हम पूंजी प्रधान मैन्युफैक्चरिंग पर एक बड़ा दांव लगाकर सर्विस सेक्टर को और आगे बढ़ाने का मौका खो रहे हैं, जो पहले से ही एक ग्लोबल पावर हाउस है। हम उस क्षेत्र में थोड़ा और निवेश करके बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा नौकरियां पैदा कर सकते हैं। बजट में विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियमों की समीक्षा और कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को मजबूत करने जैसे प्रस्ताव हैं जो अच्छे हैं, लेकिन ये सर्विस सेक्टर के लिए एक बड़ी महत्वाकांक्षी सोच का विकल्प नहीं हो सकते। हम अपनी सबसे बड़ी ताकत को ऐसे नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकते। अंत में ये बजट भविष्य के भारत के लिए एक मजबूत और टिकाऊ बुनियाद बना रहा है। एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग बेस और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना सर्विस सेक्टर भी एक सीमा के बाद आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैं मानता हूं कि तात्कालिक रोजगार एक चुनौती है, लेकिन हमें भविष्य की नींव भी तो आज ही रखनी होगी। यह एक साहसी, रणनीतिक और जरूरी बजट है जो भारत को आत्मनिर्भरता और लंबी अवधि की समृद्धि के रास्ते पर ले जाएगा। और मैं मानती हूँ कि नींव मजबूत होनी चाहिए, लेकिन अगर हम अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी हमारे लोगों के हुनर और उद्यमशीलता की भावना को ही नज़रअंदाज कर दें, तो उस नींव पर इमारत कौन बनाएगा? इस बजट में कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन इसका भारी झुकाव पूंजी प्रधान क्षेत्रों की तरफ है। यह एक ज्यादा संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर विकास को न सिर्फ तेज करने बल्कि उसे और ज्यादा समावेशी बनाने का एक बड़ा मौका चूकता है। तो ये साफ है कि विकसित भारत के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे और कुशल मानव पूंजी दोनों की ही जरूरत है। आज की हमारी चर्चा इस बात पर केंद्रित थी कि क्या ये बजट इन दोनों के बीच सही संतुलन बनाता है? क्या ये भविष्य के उद्योगों पर एक साहसिक दांव है, या ये हमारी आज की ताकत की अनदेखी है? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि हम विकास को किस नजरिए से देखते हैं। सामग्री का और अधिक अन्वेषण करने पर ही कोई अपना सुविचारित निष्कर्ष निकाल सकता है।